मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। जब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट शुरू हुआ था तो उस समय नो डिटेंशन पॉलिसी थी हमारी। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब हम किसी को फेल नहीं करते थे, ठीक है ना। सबको मालूम होगा ये बात। तो फर्स्ट टू एट्थ है जी, सबको मालूम। कोई रेस्पॉन्ड कर दो। नो डिटेंशन पॉलिसी थी ना। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज आया है अभी इस पॉलिसी में। हमारे अभी आरटीई नियमावली जो उत्तराखंड की है 2011 की, इसमें संशोधन हुआ है। नो डिटेंशन पॉलिसी अब नहीं है, कक्षा 5 और 8 है ना जी। एक परीक्षा प्रावधान कर दिया है और उसमें भी बच्चे को कितने 3 या 4 मौके दिए जाते हैं। तो अब एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन ये भी प्रयास है सरकार का कि डिटेंशन भी नहीं होगा। तो मेरे ही मतलब ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, आप लोग जितनी मेहनत अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं नहीं स्कूलों में। जहाँ ज़्यादा हैं चलो कोई सोच सकते हैं एकल शिक्षक है, 50 से ऊपर बच्चे देख रहा, तो मेरे ख्याल से फेल होने वाला, रिपीटर होने वाला मामला बनता नहीं है इतनी बड़ी संख्या में। और ये एक ही क्लास की बात नहीं कर रहे हम, हर क्लास में ये दिखाई दे रहे। पिछले साल का अगर मैं देखूं 24-25 का, तो क्लास 1 के 172 हैं सबसे ज़्यादा संख्या, क्लास 2 के 35 रिपीटर हैं, क्लास 3 के 50 रिपीटर हैं, क्लास 4 के 26 रिपीटर, क्लास 5 के 35। ये पूरे ब्लॉक की बात कर रहा जी मैं। क्लास 6 12, 7 12, 8th 9, 9th में 16, 10th में चलो पॉसिबल हो सकते हैं कि चलो बोर्ड परीक्षा में बच्चे फेल हो गए हमारे 23 बच्चे, लेकिन फेल होना हो सकता है। 15 स्कूल हमारे हैं, 23 बच्चे फेल हो रहे, ये भी देखने वाली बात है। 11th में 3 बच्चे और 12th में 3 बच्चे। तो इस पे बड़ा ध्यान रखना है। रिपीटर आपको किस वजह से, क्योंकि कल को देखो हमारे इतने सारे इंटरवेंशन चल रहे, मिशन निपुण भारत भी चल रहा है हमारा, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारा बच्चा रिपीटर फेल हो रहा है, मतलब तो कहीं ना कहीं हमारे जो काम करने का तरीका है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अगली बात जो है, जो मैं अभी फ़िलहाल तो ये देख के बता रहा आपको, जो हमारे पास जिस्ट है ये, इसमें क्या क्या एनोमैली हमको मोटे तौर पे दिखाई दे रही है। टोटल रिपीटर पिछले साल हमारे मतलब 24-25 में 412 रिपीटर थे, कि जो बहुत बड़ी संख्या है। उसी के साथ अगला जो हमारा है मुद्दा, कैटेगरी जो हम फिल करते हैं, देखो डाटा ये 112 तक नहीं है जी, रिपीटर 112 तक के टोटल 412, हाँ 112 के, हाँ। दूसरा हमारा मुद्दा है, आप कोई भी डेटा जब ही ठीक भरोगे जब आप उसकी गैदरिंग मतलब उसका कलेक्शन सही करोगे। तो कलेक्शन करने का जो हमारा सबसे पहला जो स्टेज है वो है आपका कक्षा 1 में बच्चे का एडमिशन, ठीक है। तो अभी तक जो भी स्कूलों में मैं गया हूँ, मुझे सब जगह एक ही भाषा का आपका प्रवेश फॉर्म दिखाई दिया है, जो कि ज़्यादातर हिंदी में होता है। हम लोग अपने बच्चे का जो कक्षा 1 में प्रवेश दे रहे हैं, सारा डिटेल हम, अगर पेरेंट्स कोई डॉक्यूमेंट ला रहा है आपके पास जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, निवास, जाति, धर्म इत्यादि की पुष्टि हो रही हो, ऐसा प्रमाण आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, परिवार रजिस्टर हो सकता है, और आंगनवाड़ी का कोई अभिलेख हो सकता है। अगर ये 3 चीज़ नहीं है तो चौथी एक छूट दी गई है कि पेरेंट्स एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकता है। और सेल्फ डिक्लेरेशन में जो बात वो लिख दी उसने एक बार, अपने बच्चे का नाम, अपना नाम, पिता का, माता का, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, वो फाइनल माना जाएगा। तो आप सबसे पहले ये देखना, कक्षा 1 में प्रवेश के समय जो बच्चा आपके पास आ रहा है वो किस तरीके का डॉक्यूमेंट आपके पास ला रहा है, जिसके आधार पे आप अपने एनरोलमेंट रजिस्टर, एसआर रजिस्टर में उसकी अंकना कर रहे हैं। और एसआर रजिस्टर अभी मुझे मालूम नहीं, मेरे साथ है क्या डोभाल जी, हमारा बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में भरते हैं सूचना, एसआर रजिस्टर पंजिका जो होती है हिंदी में। तो डोभाल जी ने मुझे बताया है कि सिर्फ हमारा जो एसआर पंजिका वो सिर्फ हिंदी में है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें प्रयास करने की ज़रूरत है, जहाँ से भी आप उसको खरीदते हैं, क्योंकि ये सरकारी डॉक्यूमेंट तो है नहीं, खरीदना पड़ता है शायद। तो आप उस पब्लिशर को बताएं कि भाई अब
ज़माना बदल गया है, आप इसको बाईलिंगुअल छाप दो तो आपकी बिक्री भी हो जाएगी। तो प्राइवेट स्कूल वाले शायद रावत जी आपके स्कूल में क्या तरह है हिंदी इंग्लिश आता सर। तो आप एक फॉर्मेट सभी के साथ शेयर करेंगे ताकि हमारे ओपन मार्केट में मिलता सर। हमारे सभी स्कूल उसको खरीद के इम्प्लीमेंट इसी साल से कर लीजिए कि हाँ सुनो मैं बोलता हूँ तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये फॉर्मेट शेयर कर देंगे अपने स्कूल की, ये इनका स्कूल चलता है तो उसमें हिंदी और इंग्लिश। सबसे बड़ा मुद्दा डेटा जब तक हम कैप्चर सही नहीं करेंगे, गैदरिंग सही नहीं करेंगे तो आप सही उसको कभी भर नहीं सकते। तो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा बच्चे का आप एडमिशन जो प्रवेश फॉर्म है वो भी कहीं ना कहीं आपका बाईलिंगुअल होना चाहिए। अब मुझे किसी ने अपने एक साथी युवा साथी ने दिखाया था कि उसने ऑलरेडी कर दिया है। अगर ऑनलाइन जुड़े हैं तो बताइए किसका ये प्रयास था, मुझे शेयर भी किया था उन्होंने, सुमित भंडारी जी का था या किसका था। दोनों भाषाओं में उन्होंने अपना एडमिशन फॉर्म बना दिया है जिसमें आपका अगर बच्चे का नाम नमिता है, सपोज एक मेरे नाम याद आ गया रेंडमली, नमिता को NAMITA लिखते हैं, बहुत से NAMEETA भी लिख सकते हैं उसको। अनीता ANITA लिख देंगे, ANEETA लिख देंगे। तो ये चीज़ पहली ही कक्षा में अगर बच्चा आपके पास लेके आ रहा है, आधार बन गया उस बच्चे का, अगर वो लेके आ रहा है आधार तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आधार तो बाईलिंगुअल है, उसमें आप हिंदी नाम भी उसका मिल जाएगा, आपको इंग्लिश स्पेलिंग भी मिल जाएगी। वही आप अपने स्कूल अभिलेख में भरेंगे और वही यूडाइस में जाएगी। सपोज आपके पास बच्चा एडमिशन के लिए आ गया और उस दिन उसके पास आधार नहीं है और उसने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपको दे दिया, जन्म प्रमाण पत्र दे दिया होगा या सेल्फ डिक्लेरेशन दिया होगा या आंगनवाड़ी का दिया होगा जिसमें आपको उसका नाम अंग्रेजी में नहीं दिखाई दिया, तो आपने उसके नाम को अपने हिसाब से अंग्रेजी में लिख दिया। तो जिस दिन वो आधार बनाने जाएगा आप अपने स्कूल लेवल से एक ऐसा प्रमाण पत्र बना के रखें छाप के कि वो अंग्रेजी में तो लिख देते हैं टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न, हिंदी में उसको देख लेना, जो भी आप उसको नाम देना चाहोगे उसमें आप लिख दोगे प्रमाणित किया जाता है विद्यालय अभिलेखों के अनुसार इस बालक का नाम हिंदी इंग्लिश में ये है, पिता का नाम ये है, पिता का नाम भी हिंदी इंग्लिश में आएगा, माता का नाम भी हिंदी इंग्लिश में आएगा और बच्चे की जन्म तिथि आएगी और बच्चा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस धर्म का है। और चाहिए तो अगर उसने कोई लिविंग प्रूफ दिया है आपके पास, रहने का निवास स्थान का भी दे दिया, वो भी आप उसमें भर के दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बच्चे नेपाली मूल के भी बहुत हैं तो उनकी राष्ट्रीयता का भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ जाता है कि उनको आप किस रूप में ले रहे हैं, वो विदेशी नागरिक मान रहे हैं या उनको भारतीय नागरिकता मान रहे हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर करके दे दीजिए। हालांकि आजकल स्ट्रिक्ट है, आधार शायद विदेशी मूल के इनका नेपाली बच्चों का नहीं बन रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें सजग होने की ज़रूरत है कि हम जो प्रमाण पत्र बच्चे को दे रहे हैं कि वो हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो ये भी निश्चित हो लें कि वो वाकई हमारा बेनिफिशियरी है या नहीं, या कोई विदेशी नागरिक तो हमारी कोई ऐसी सुविधा नहीं ले रहा। और कहीं किसी को डाउट होता है क्योंकि नेपाली बच्चे बहुत हैं हमारे यहाँ और आधार उनके पास है नहीं, तो कल मैंने ये मुद्दा उठाया था, उन्होंने फिर यही कहा था कि ठीक है प्रवेश दे दीजिए उनको। जुड़े हुए हमारे जनपद से भी जुड़े हुए हैं, अच्छा तो प्रवेश दे सकते हैं, लेकिन हमको एक सजग रहना है कि ये बच्चे हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं तो इनको क्या सुविधा मिल रही है क्या नहीं मिल रही, वो एक लीगल इशू है, उसका भी हमको ध्यान रखना है। तो ये सब लोग कर लीजिएगा, बाईलिंगुअल उस पर जाइएगा और धीरे धीरे जिस भी पब्लिशर के पास आप जाते हैं, जिससे भी एडमिशन फॉर्म ऐसा रजिस्टर बाईलिंगुअल बनवाया है, आप तत्काल प्रभाव से TCB बाईलिंगुअल काट कर देना शुरू करेंगे। क्योंकि आपने कक्षा 5 पास करके बच्चे को TC दी है, अगली क्लास में वो कहीं एडमिशन ले रहा है, 6th क्लास में हमारे किसी माध्यमिक में जा रहा है और सपोज 1% उस बच्चे का आधार कक्षा 5 में भी नहीं बना है। अब आपने तो हिंदी नाम लिख के दे दिया उसको अपनी TC में, माध्यमिक स्कूल उसको फिर अपने यूडाइस में लेने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो जब तक आधार बना के उसके पास आ जाए तो फिर वो आधार की स्पेलिंग और आपने तो इंग्लिश में लिख के दी नहीं स्पेलिंग, तो वो ज़रूर मिसमैच मिलेगी। तो ये भी प्रयास करें अपने लेवल पे सब स्कूल की आपकी TCB बाईलिंगुअल हो जाए।
तो ये 2-4 बिंदु थे जिनका अगर आप ध्यान रखते हुए इस काम को शुरू करेंगे तो आपका डेटा जो है एरर फ्री ही फिल होगा। बाकी एक एक जो बिंदु है इसका वो हमारे रावत जी अब आपके साथ जुड़ेंगे और अगर चला सकते हैं तो वो DCF ऑनलाइन दिखाएगा जाके, और क्या क्या किस में भरना है आप बता दें। जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं बीच बीच में आपसे जुड़ा हूँ। थैंक यू सर।